नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी ईद के मौके पर लाखों मुसलमानों को सौगातें मोदी किट दे रही है। इस किट में कपड़े, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी, खजूर शामिल है। बीजेपी फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का सामना कर रही है। कुछ संगठनों ने तो बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार के इफ्तार कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया है। तो एक तरफ वक्फ बिल का विवाद और दूसरी तरफ सौगाते मोदी किट। क्या है ये बीजेपी की दोहरी रणनीति? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या मोदी भी सबके हैं? यानी कि जैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो फिर वही बात है, क्या मोदी भी सबके हैं? आखिर सौगाते मोदी किट क्यों बांट रही है बीजेपी? बिहार के चुनाव पर क्या कोई छिपी नजर या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की प्लानिंग हो रही है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने शहर का नाम भी जरूर बताएं। कैसी लग रही है वीडियो? कैसी लग रही है सब जानकारी? यह भी अगर आप बताएं तो अच्छा होगा। दोस्तों, ये आपका चैनल है। आप जितना सहयोग करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, यह चैनल जो है वो बड़ा होता चलेगा जाएगा। तो बस अपना सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद सब बनाए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि पीएम मोदी का जो ईद गिफ्ट है मुस्लिम परिवारों के लिए, इसी के ऊपर बात होगी। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है जो कि बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। नाम है ईद के पर्व पर सौगाते मोदी। तो मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से यह सौगाते मोदी जो किट दी जा रही है क्या? दरअसल दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी कि 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली के काले अकादमी में सौगाते मोदी किट बांटने की जो है वो तैयारी शुरू हुई। कार्यक्रम शुरू हुआ और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को यह जिम्मेदारी मिली कि वह 32,000 जो कार्यकर्ता है अल्पसंख्यक मोर्चा में, वह देश भर के मस्जिदों के साथ मिलकर जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें किट पहुंचाएंगे। हर मस्जिद के पास 100 लोगों को मदद पहुंचाने के लिए टारगेट दिया गया है। सौगाते मोदी जो किट है, इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर इत्यादि शामिल है। और कहा जाता है कि हर किट की कीमत 500 से 600 रुपए, यानी कि 500-600 रुपए में कपड़े भी आ गए, महिला पुरुष के लिए भी, और खाने के सामान भी आ गए। आखिर क्यों मोदी इतने मेहरबान हैं? इसको लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट जो नजर आ रहा है, ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जम्माल सिद्दीकी। ये क्या कह रहे हैं? तो ये कहते हैं कि रमजान के पवित्र महीने और ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी अभियान के जरिए जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाएगा। जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित जो है वो किए जाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं याशिर जिलानी। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि यह अभियान भाजपा के मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए है। इसके जरिए भाजपा और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन वहीं बिहार से, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। ये कह रहे हैं कि यह राजनीति है या हृदय परिवर्तन, क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार में चुनाव है, बीजेपी सौगात नहीं दे रही बल्कि मुसलमानों से उनका वोट मांग रही है। अब ये सौगातें मोदी देने के पीछे अगर हम बात करें तो क्या बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है इसी को टारगेट कर रही है? दोस्तों, इसके लिए हमें आज से कुछ वर्ष पहले यानी कि सन 1990 में चलना होगा। सन 1990, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज रहने के लिए एक फॉर्मूले का इजाद किया और वो फॉर्मूला था एम वाई फॉर्मूला। एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव। यानी कि मुस्लिम और यादव कम्युनिटी को मिलाकर क्या करना था, एक ऐसा समीकरण तैयार करना था जो कि बिहार की समूची राजनीति के इर्द गिर्द घूमे
और अक्टूबर 2023 में जो बिहार का जातिगत जनगणना जारी हुआ है, उस जातिगत जनगणना के आंकड़े आप बड़े ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखें तो आप समझ सकते हैं कि यादव और मुस्लिमों के अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मुस्लिम 19% है और यादव 18% है। ठीक, इसके अलावा एक और भी फोकस किसको किया जा रहा है, महादलित को। तो इन तीनों को अगर हम एक साथ लेकर चलते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसके पास मुस्लिम वोट होगा, जिसके पास यादव वोट होगा और जिसके पास महादलित का समर्थन होगा तो वो लगभग आधी आबादी का जो है वो नेतृत्व करेगा, यानी कि बिहार के राजनीति में जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए बिहार में सत्ता की चाह रखने वाले हर पार्टी यही चाहते हैं कि वह मुस्लिम और यादवों के वोट बैंक को जो है वो नजरअंदाज नहीं करे, क्योंकि जिनके साथ एम वाई का हाथ है वही जो है वो वहां का जगन्नाथ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिसके पास मुस्लिम्स हैं, जिसके पास यादव हैं, वही बिहार का जो है वह मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पटना का रास्ता जो है वो यहीं से जाता है। तो माना यह जाता है कि बिहार में अगर यादव कम्युनिटी को, और हम ये भी जानते हैं कि यादव कम्युनिटी जो है वो एक मुस्त अगर किसी के समर्थन में रहती है तो वो है लालू प्रसाद यादव, वो है तेज प्रताप यादव, वो है तेजस्वी यादव, यानी कि राजद। वो राजद की तरफ जाती हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स को देखें तो मुस्लिम वोटर कभी चिराग पासवान की तरफ जाते हैं, कभी राजद की तरफ जाते हैं, कुछ नीतीश कुमार की तरफ जाते हैं और हल्के फुल्के आज जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो कभी कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटर्स, अच्छा और बचा हुआ कांग्रेस भी, हम कांग्रेस को कैसे भूल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मुस्लिम वोटर्स का रुख जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं बिहार में जो 243 सीट है उसमें 32 सीटों पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो है वो असरदार है। आप 2020, 2015 और 2010 की इन सीटों को बड़े ध्यान से देखिए तो आप देखिए कि मुस्लिम जो है इन सीटों पे बहुत जो है वो असरदार है। मुस्लिम जिनको चाहते हैं उनको हटाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2020 का एक सर्वे हुआ था जो कि सीडीएस और लोकनीत ने एक सर्वे किया था, जिसमें यह आंकड़ा आया था कि राजद और कांग्रेस वाले महागठबंधन को 75% मुस्लिमों ने वोट दिया है और वही बीजेपी और जदयू यानी कि एनडीए गठबंधन को मात्र 5% मुस्लिमों ने जो है वो वोट दिया है। चिराग पासवान को 2%। यानी कि एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन जिसमें जदयू भी है, भाजपा भी है और लोजपा भी है, वो मिलकर समग्र रूप से मात्र 7% मुस्लिमों का वोट ले पाए और 75% मुस्लिम जो हैं वो एक मुस्त अगर कही गए तो वह कांग्रेस और राजद के गठबंधन यानी कि महागठबंधन की तरफ गए। अब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जहां 30% से ज्यादा इलेक्ट्रेट्स मुस्लिम है, यानी कि 32 सीटें जो हैं वो मुस्लिम बहुल है और बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए बिहार में 122 सीट चाहिए, जिसमें ये 32 सीट बहुत ज्यादा मददगार है। इसलिए इन 32 सीटों में से 7 सीटों पे अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार 3 बार जो है चुनाव जीत रही है। 2020 की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 12 और जदयू ने जो है वो 6 मुस्लिम डोमिनेंट सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और राजद ने मात्र 5-5 सीटें जो है वो हासिल की है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि मुस्लिम वोट को कैसे अपने तरफ खींचा जाए। लेकिन फिर प्रश्न है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मोदी, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भाजपा जो है, उन्हें मुस्लिम का वोट क्यों चाहिए? इसको लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी का आपको नारा याद होगा दोस्तों 2014 का, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ बीजेपी जो है एक अपना अलग पहचान बनाना चाहती है। बीजेपी ये भी चाहती है कि हम हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा भी बने, लेकिन साथ साथ केवल हिंदुत्व और हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी समुदायों का जो है वो पार्टी बन सके। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पसमानदा मुसलमान तक पहुंचने के लिए बहुत शानदार रणनीति बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी को जो वोट मिलता है, आप देखिए बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उसके खिलाफ जाता है। जब मुस्लिम एकजुट होकर विपक्ष को वोट देते हैं तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में होता है। बीजेपी कुछ मुस्लिम वोट हासिल करके इस ध्रुवीकरण को कम कर सकती है और अपनी जीत को पक्का कर सकती है। लोक नीति
पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2024 चुनाव में घटकर मात्र 6% मिल गया। यानी कि मुस्लिम वोटर्स का नंबर भले ही छोटा हो, लेकिन बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और भी आपसे कह रहा था कि बीजेपी को अगर हम बात करें तो बीजेपी को तीन प्रकार के वोटर जो है, यानी कि तीन विचारधारा, तीन मानसिकता के जो वोटर है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले वो जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, कुछ भी हो जाए वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, जो पार्टी सिंपैथाइजर हैं, ठीक है, यानी कि सिंपैथी के आधार पर। और तीसरे जो हैं फ्लोटिंग वोटर्स हैं। तो ये तीन प्रकार के वोटर जो बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी का हमेशा कोशिश ये रहता है कि उसका कोर वोटर जो है वो उसके साथ एकजुट रहे, और इसको लेकर बीजेपी एंटी मुस्लिम जो विमर्श है वो चलाती है। जैसे कि अभी वक्फ बिल चलाया, उत्तर प्रदेश में जैसे संभल मस्जिद विवाद है, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से वहां कानून के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि लोग जो है सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लोग जो है छतों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से या बीजेपी शासित राज्यों में जिस प्रकार से यह फरमान जारी कर दिया जाता है कानून के ठेकेदारों के द्वारा, इसके माध्यम से जो कोर वोटर्स हैं उनको खुश करने की कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन जो सिंपैथाइजर या फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उनके लिए मुस्लिम आउटरीच जैसे प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि सौगाते मोदी। यानी कि इन सारे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो ये चाहती है कि ये सब जो है वो बीजेपी की तरफ आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो दो तरफा स्ट्रेटजी को लेकर काम करती है। एक तरफ वो पसमानदा और मुस्लिम औरतों की बात करती है, वो ट्रिपल तलाक की बात करके मुस्लिम औरतों को अपने प्रति जो है सिंपैथीज करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुस्लिम विरोधी बात करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वो मुस्लिम्स और मुस्लिम औरतों और पसमानदा मुसलमानों के माध्यम से एक सिंपैथी गेन करती है, और दूसरी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड जैसे बिल या ट्रिपल तलाक जैसे बिल या संभल जैसे मुद्दों के माध्यम से जो है वह अपने कोर वोट को अपने तरफ खींचने का जो है वो प्रयास करती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है। आप भी अपने कमेंट के माध्यम से विचार हम तक पहुंचाइए, और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप कहां से जुड़े हुए हैं, अपना विचार हमें पहुंचाइए, और आपके यहाँ की क्या स्थिति है ये भी आप बताइए। अब एक बात और भी हमें ध्यान रखना है कि मुस्लिम को लाभार्थी बनाकर जो है हमेशा बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि उन्हें अपने तरफ ले। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा है ये 3 मार्च का वीडियो है, और इसमें अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं का जब क्रियान्वयन किया गया था तो हमने जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, भाषा, कोई भी भेदभाव किसी के आधार पर नहीं किया। यानी कि राज्य में अगर कोई भी कल्याणकारी योजनाएं चली तो उन कल्याणकारी योजना में हमने नहीं देखा कि सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले की जात क्या है, सामने वाले की भाषा क्या है। यानी कि जो जिसकी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को न्यायपूर्वक उन तक पहुंचाया गया। और इन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 17 से 19% है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिमों को जो है हिस्सेदारी 30 से 35% तक जो मिली है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम बात करें तो कुल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो 85 लाख जो घर हो चुके हैं उसमें से लगभग 14 लाख घर मुस्लिम परिवार को मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 13% जो है वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कोई उठा रहा है, तो वो मुस्लिम लाभार्थी जो है वो उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये 2024 में बीजेपी का जो वोट परसेंट है इसमें 2% जो है मुस्लिम वोट शेयर कम हुआ है, ये आप देखिए यहाँ 2014 में 36% हिंदू जो थे वो बीजेपी के साथ थे, 2019 में 44%, लेकिन वही 2024 में 40% हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ थे। वहीं 2014 में 8% मुस्लिम बीजेपी के साथ, 2019 में 8% थे, लेकिन 2024 में ये भी घटकर 6% हो गए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ईसाई में अगर हम देखें तो 2024 में 7% ईसाई मुस्लिम बीजेपी के साथ थे, वो बढ़कर 28% हो गए। सिखों की बात करें तो 2014 में 16% थे, वो घट के 10%। तो इसके
पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ हम धार्मिक मुद्दे को जो है वो केवल नहीं लेके चलते हैं। अब कुल मिलाकर एक बात मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी योगी जी का भी मैंने स्टेटमेंट बताया। योगी जी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है वो मुस्लिम हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो मुस्लिमों के हाथ में गया। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिमों को लाभार्थी बनाकर जो है उनसे सिंपैथी वोट जो है लिया जाए, क्योंकि वो एक फ्लोटिंग वोटर्स के रूप में है, उनका कोई भरोसा नहीं कि वो किधर जा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा को अपने पाले पर लाकर जो नुकसान हो रहा है उसके मार्जिन को कम किया जाए। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाए और चुनाव के समय उनका रिव्यू लिया जाए। और अगर वोटर्स के मन में किसी भी प्रकार की कोई बात बैठ जाती है, ठीक, कि बीजेपी उनके लिए काम कर रही है, तो वो बीजेपी उनके फायदे के लिए काम कर रही है, तो हो सकता है कि वो बीजेपी को जो है वो वोट दे सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रही है, गुजरात की तस्वीर है और ये मुस्लिम बाहुल सीट की तस्वीर है, जहां 24 में से 20 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात करें, आपकी स्क्रीन पर ये जो डेटा नजर आ रहा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है कुंदरकी। और कुंदरकी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये रामवीर सिंह है जो कि बीजेपी के हैं, और बाकी सारे के सारे कैंडिडेट्स को आप बड़े ध्यान से देखिए तो सभी मुस्लिम हैं। तो यूपी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को हराकर जो है वहां जीत लिया। यानी कि यूपी के 60% मुस्लिम आबादी वाला जो क्षेत्र है कुंदरकी, वहां से बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं, और छोटे मोटे वोट मार्जिन से नहीं, लगभग 1.5 लाख वोटों से जो है वो जीत चुके हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसा मार्जिन आज से लगभग 30 साल पहले अगर हम बात करें तो 1993 में जो है इस प्रकार का मार्जिन जो है वो देखने को मिला है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा वोट शेयर जो है वो पोलराइज हो गया, एक तरफ आ चुका है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बीजेपी की जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मुसलमानों का जो बड़ा हिस्सा है उसको हम बीजेपी की तरफ जोड़ सकें, या बीजेपी की स्ट्रेटजी से क्या मुसलमान बीजेपी की तरफ आएंगे? इसको लेकर अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि बीजेपी अगर कोई भी योजना जो है वो मुसलमानों को लेकर चलाती है तो इसका सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर गुस्सा आता है तो विपक्ष के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि हमारे पास वो वोट बैंक है जो कि मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी परसेंट, कोई भी मार्जिन छटकता है, कुछ भी पाले में जाता है अगर, तो इसको लेकर बड़ा गुस्सा हो जाता है। जैसे विपक्ष की अगर हम बात करें तो चाहे वो अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, राहुल हो, वो ये जानते हैं कि मुस्लिम्स हमारे हैं, मुस्लिम मोदी की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर मोदी की तरफ से मुस्लिमों के लिए कोई भी योजनाएं आती हैं तो इनको ये लगता है कि जो हमारा एक फिक्स वोट बैंक है उस पर जो है वो हाथ मारा जा रहा है, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। ठीक। और कुल मिला के बात करें तो मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाने की बात अगर हम बात करें तो अच्छा, इसमें दो तरह से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो दो चीज हमें नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड के नाम पे जो है वो मुस्लिमों को के अधिकारों को छीनने का बात हो रहा है। जैसे कि अभी हाल में देखें तो पटना में जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल है उसके खिलाफ जो है वो विपक्ष एकजुट हो रहा है। और दूसरा, मुस्लिमों के लिए सौगातें मोदी लेकर आ रहे हैं। तो बीजेपी इस प्रकार का विरोधाभास क्यों कर रही है? तो केंद्र सरकार इन प्रकार का जो विरोधाभास लेकर आ रही है, यानी कि इन दिनों जो अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आ रही है, मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्षों जो वर्ग हैं उनके नाराजगी का सामना कर रही है। तो मुसलमानों को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार दो रुख सामने लेकर आ रही है, जिसमें पहला रुख अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला रुख क्या है? मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना। यानी कि बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसका भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे हैं। 26 मार्च को पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को राजद का समर्थन था। धरना स्थल पर राजद सुप्रीमो लालू यादव भी थे, तेजस्वी यादव थे, ये सब लोग थे। और ये बार बार कह रहे थे कि जो नागपुरिया कानून है, यानी कि आरएसएस का जो कानून है, उसे लागू नहीं करेंगे। ठीक है। 17 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ से जो है ये मुस्लिम विरोधी काम कर रहा है, लेकिन दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सौगाते मोदी स्कीम है, इसके माध्यम से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो राशन, कपड़ा, ये सब देकर जो है वो क्या किया जा रहा है?
वो कुल मिलाकर जो है वह अपने तरफ कोशिश की जा रही है किस चीज को, मुसलमानों को पसमानदा मुसलमानों को या जो मुस्लिम महिलाओं हों उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। 24 मार्च को हमने देखा कि चिराग पासवान जो है वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और जिसमें उलेमाओं ने शिरकत की है। ठीक, उलेमाओं ने शिरकत करने से जिसमें इनकार कर दिया था, नीतीश कुमार इसमें पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करके अपने तरफ खींचने का भी प्रयास कर रही है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो है वो नाराजगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ पार्टी के हाई कमान को यह आभास हो चुका है कि मुसलमान वोट बैंक भले ही बहुत थोड़ा है लेकिन यह फ्लोटिंग वोटर्स का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। यानी कि बीजेपी दो विचारधाराओं के बीच में जो है बट गई है। एक तरफ वो मुसलमानों के खासकर पसमंदा मुसलमानों को अपने तरफ साधने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो कट्टरवादी सोच के मुस्लिम हैं ऐसे लोगों को बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर जो है वो काम करके उन्हें अपने से दूर कर रही है। मुसलमानों को साथ ना लिया जाए और इतिहास को लेकर उसे ना बदला जाए, इसके लेकर बीजेपी में विरोधाभास स्वाभाविक है और शायद वह इन्हीं स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। आपका क्या विचार है कमेंट के माध्यम से बताइए कि बीजेपी एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और दूसरी तरफ जो है वह सौगाते मोदी किट बांट रही है। क्यों? क्या मोदी सबके हैं? जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।